नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर, यानी कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन। ये शब्द थोड़ा भारी जरूर लगता है, पर बैंकिंग सिस्टम और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही अहम है। जी बिल्कुल। हमने कुछ जानकारी जुटाई है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, दृष्टि आईएएस, इंडिया टीवी और बिजनेस स्टैंडर्ड से। और आज इसी के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है क्या, क्यों करना पड़ता है, और क्या ये वाकई समस्याओं का हल है? बिल्कुल। और ये अक्सर खबरों में रहता भी है, खासकर जब हम सरकारी बैंकों पीएसबीज की सेहत की बात करते हैं। जी। तो आसान शब्दों में समझें तो पुनर्पूंजीकरण का सीधा मतलब है सरकार का अपने बैंकों में, खासकर पीएसबीज में और पैसा डालना। हाँ, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही बैंकों को अपना कारोबार चलाने और नियमों का पालन करने के लिए पूंजी यानी कैपिटल चाहिए होती है। अच्छा, लेकिन ये पूंजी डालने की जरूरत पड़ती क्यों है? क्या बैंक खुद से पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते? कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं। देखिए, एक तो रिजर्व बैंक के नियम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बेसल मानकों पर आधारित हैं। ये नियम कहते हैं कि हर बैंक को अपने जोखिम भरे कर्जों के मुकाबले एक न्यूनतम पूंजी, एक मिनिमम कैपिटल रखनी ही होगी। उसे ही सीएआर कहते हैं ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जी हाँ, सीएआर या सीआरआर। अब अगर बैंक का घाटा बढ़ता है या मान लीजिए कर्ज ज्यादा डूब जाता है, तो ये अनुपात गड़बड़ा जाता है। ओह, तो मतलब जो फंसे हुए कर्ज हैं, एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हाँ, उनका इससे सीधा कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल। मुझे याद है 2017 के आसपास तो पीएसबीज के एनपीएस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। जी आंकड़ा शायद 7.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। हाँ, बिल्कुल सही। और वही सबसे बड़ी वजहों में से एक रहा है पुनर्पूंजीकरण की जरूरत का। जब एनपीएस बढ़ते हैं तो बैंकों को उनके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। मतलब अपने मुनाफे का एक हिस्सा अलग रखना पड़ता है घाटे की भरपाई के लिए। अच्छा। इससे उनकी पूंजी धीरे धीरे कम होती जाती है। और क्योंकि भारत के बैंकिंग सेक्टर में देखें तो लगभग 70% हिस्सा इन्हीं सरकारी बैंकों का है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर इनकी सेहत बिगड़ती है तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक खतरा बन सकता है। इसीलिए सरकार, जो इनकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी है, मालिक है, उसको बीच में आना पड़ता है, पूंजी डालनी पड़ती है। तो सरकार ये पैसा डालती कैसे है? क्या मतलब सीधे अपने बजट से निकाल कर दे देती है? वो एक तरीका है, बिल्कुल। उसे बजटीय आवंटन कहते हैं। अच्छा। लेकिन अक्सर सरकार दूसरे रास्ते भी अपनाती है। ऐसा इसलिए ताकि बजट के आंकड़ों पर, फिस्कल डेफिसिट पर तुरंत कोई बड़ा असर न दिखे। अच्छा, जैसे कि? एक बहुत पॉपुलर तरीका रहा है पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड्स का। हाँ, ये मैंने सुना है। ये बॉन्ड्स वाला तरीका काफी चर्चा में था। ये काम कैसे करता है, थोड़ा आसानी से समझाएंगे? जरूर। देखिए, इसमें सरकार एक खास तरह के बॉन्ड जारी करती है और इन बॉन्ड्स को बैंक खरीदते हैं। बैंक खरीदते हैं? हाँ। अब सरकार को जो पैसा इन बॉन्ड से मिलता है, उसे वो वापस इक्विटी के तौर पर हिस्सेदारी के रूप में बैंकों में ही लगा देती है। अच्छा। तो इससे बैंकों की कैपिटल तो बढ़ जाती है, उनका पूंजी आधार मजबूत हो जाता है और सरकार के खजाने से सीधे नकद पैसा भी नहीं जाता उस वक्त। लेकिन फिर? हाँ, लेकिन सरकार को उन बॉन्ड्स पर बाद में ब्याज जरूर देना पड़ता है। ये एक देनदारी बन जाती है भविष्य के लिए। ओह, तो 2017 में जो 2.11 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज आया था, हाँ, उसमें से ज्यादातर पैसा, करीब 1,35,000 करोड़, इन्हीं बॉन्ड्स के जरिए दिया गया था। सुनने में तो ये व्यवस्था ठीक लगती है, पर इसका मतलब ये हुआ कि बोझ भविष्य की सरकारों पर पड़ता है ब्याज चुकाने का। आपने कहा ब्याज देना पड़ता है। बिल्कुल, ये एक तरह से खर्चे को आगे टालना ही है और ब्याज का बोझ अच्छा खासा होता है। जैसे आपने वित्त वर्ष 19 और 20 का उदाहरण दिया। हाँ, करीब 22,000 करोड़ का ब्याज। जी, इसी कड़ी में एक और प्रयोग भी हुआ था, जीरो कूपन बॉन्ड्स का। जीरो कूपन मतलब कोई ब्याज नहीं? ये ऐसे बॉन्ड थे जिन पर कोई सालाना ब्याज यानी कूपन नहीं था, बस मैच्योरिटी पर जब इनकी अवधि पूरी होती तब पूरी रकम मिलनी थी। पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए ये जारी भी हुए थे, 5,500 करोड़ के। फिर ये ज्यादा चले क्यों नहीं? असल में इनके मूल्यांकन को लेकर और ये असल में कितनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, इसे लेकर आरबीआई को कुछ चिंता ही थी। कुछ अकाउंटिंग के मुद्दे थे, तो उसके बाद सरकार ने इस रास्ते को ज्यादा अपनाया नहीं। समझ गई। ये सारी बातें तो बड़े राष्ट्रीय स्तर के बैंकों की हो गई, लेकिन भारत की बैंकिंग का एक बड़ा हिस्सा तो ग्रामीण इलाकों में भी है। उन बैंकों का क्या? मेरा मतलब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबीज। क्या उन्हें भी ऐसी मदद की जरूरत पड़ती है? हाँ, बिल्कुल पड़ती है। आरआरबीज के लिए भी पूंजी पर्याप्तता के नियम हैं, सीएआरआर कहते हैं, और उन्हें भी न्यूनतम 9% रखना होता है। इनके लिए भी पुनर्पूंजीकरण की योजना चल रही है, केसी चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के बाद से। अच्छा। रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार देगी,
इसका मकसद यही है कि ये बैंक मजबूत बने रहें और ग्रामीण इलाकों में कर्ज का प्रवाह बना रहे, खासकर मुश्किल समय जैसे कि कोविड के दौरान देखा गया। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी आ रहा है कि बार बार पैसा डालना, ये पुनर्पूंजीकरण, यही समाधान है? मतलब कहीं ये सिर्फ एक तरह का बेल आउट्स तो नहीं, या इससे बैंकों के काम करने के तरीके में भी कोई सुधार आता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर असली चुनौतियां सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पैसा दिया जाता है, ये आमतौर पर उन्हीं बैंकों को मिलता है जो कुछ सुधार दिखाते हैं या जिनकी भविष्य की योजनाएं बेहतर होती हैं। इसे चयनित पुनर्पूंजीकरण कहते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस लिंक्ड जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा कह सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ नियमों की न्यूनतम सीमा पार कर लेना ही काफी नहीं होता। बाजार का भरोसा जीतने के लिए बैंकों को अतिरिक्त पूंजी, एक बफर भी चाहिए होता है। और वो जो मूल समस्या है यानी NPAs, उसका क्या? सिर्फ पूंजी डालने से वो डूबा हुआ पैसा तो वापस नहीं आ जाता ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर शायद बैड बैंक जैसी चीजों की बात शुरू होती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। पुनर्पूंजीकरण एक जरूरत हो सकती है, लेकिन ये इलाज का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा इलाज नहीं। NPS की जो जड़ समस्या है, उससे निपटने के लिए ही बैड बैंक का विचार आया। जैसे भारत में NARCL और IDRCL बने। इनका काम क्या है? इनका मुख्य काम है बैंकों से उनके बड़े फंसे हुए कर्जों को, NPS को खरीद लेना, एक तय कीमत पर। इससे बैंकों की बैलेंस शीट साफ हो जाती है, वो बोझ हट जाता है और वे फिर से नए लोन देने पर ध्यान लगा सकते हैं। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन बैड बैंक को लेकर भी तो कई शंकाएं हैं। जैसे कहीं ये सिर्फ समस्या को एक सरकारी जेब से निकालकर दूसरी सरकारी जेब में डालना तो नहीं, क्योंकि बैड बैंक भी तो आखिर सरकार समर्थित ही है। हाँ, ये एक चिंता है। और क्या इससे बैंकों के लोन देने के तौर तरीकों में, उनके गवर्नेंस में कोई सुधार आएगा? या ये डर भी रहता है कि शायद बैंक फिर से लापरवाही से लोन देने लगे, ये सोच करके NPA हुआ तो बैड बैंक है ही संभालने के लिए, जिससे शायद मॉरल हजार्ड कहते हैं। ये सारी चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। बैड बैंक की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करेगी कि क्या इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में गहरे संरचनात्मक सुधार होते हैं या नहीं। जैसे कि लोन देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, जोखिम का आकलन ज्यादा सख्ती से करना और सबसे जरूरी जवाबदेही तय करना। अगर ये बुनियादी सुधार नहीं होते हैं तो फिर पुनर्पूंजीकरण हो या बैड बैंक, ये पहले शायद पूरी तरह कारगर साबित ना हो, ये शायद अस्थायी राहत ही दें। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो बैंकों में पूंजी डालना एक जरूरी कदम है, खासकर जब वे मुश्किल में हो। और इसके लिए सरकार ने बॉन्ड जैसे कई रास्ते अपनाए भी हैं, जिनमें अपने फायदे नुकसान हैं। जी, RRBs को भी मजबूत किया जा रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। लेकिन ये शायद पूरी कहानी नहीं है। हाँ, और यही हमें उस सबसे अहम सवाल पर लाता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि क्या बैंकों की सेहत सुधारने के लिए बार बार बाहर से पूंजी देना ही काफी है, या असली चुनौती उन बुनियादी वजहों को ठीक करने में है जिनसे बार बार ये NPS का संकट खड़ा होता है। मतलब कर्ज देने के तरीकों में सुधार, बेहतर निगरानी और बैंकों के मैनेजमेंट को, उनके गवर्नेंस को ज्यादा प्रोफेशनल और जवाबदेह बनाना। मतलब पुनर्पूंजीकरण और बैड बैंक जैसी पहलें कितनी सफल होंगी अगर इन बुनियादी संरचनात्मक सुधारों पर साथ साथ काम ना किया जाए?